इसराइल और फलस्तीन के बीच में गजा के में इस वक्त जो संघर्ष चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया को मानो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है। मैं अब आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जो शायद अब तक जो नया तनाव शुरू हुआ है गजा के अंदर, उसका सबसे निर्णायक वीडियो है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इसराइल के हवाई हमले में वहां पर एक बिल्डिंग तोड़ दी जाती है और इस बिल्डिंग के अंदर कई मीडिया संस्थान हैं। इसके अंदर अल जजीरा के भी ऑफिसेज थे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। सिहरन पैदा करने वाला यह वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं एक हवाई हमले में जिस बिल्डिंग के अंदर अल जजीरा का ऑफिस था उसे तोड़ दिया गया। अब आप एक दूसरे एंगल से दोस्तों इस हमले को देखिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक हवाई हमला होता है और फिर यह बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर गिर जाती है। बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और हालात दोस्तों लगातार बिगड़ रहे हैं। अल जजीरा की ताजा खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर कि गजा के अंदर जो मृतकों का आंकड़ा है वो 119 तक पहुंच गया। 31 बच्चे इसमें मारे गए हैं और लगातार इसराइल की तरफ से जमीनी हमले का खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगातार वहां पर ट्रूप्स जो हैं और सेना का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर तो ये दो पक्षों की तरफ एक संघर्ष होता तो बात समझ आती, मगर यहां पर इसराइल अपनी बेजा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं कि एक ऐसी बिल्डिंग पर हमला करना जहां पर मीडिया संस्थान थे, जहां पर अल जजीरा था, क्योंकि अल जजीरा जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा मीडिया समूह है, कतर बेस्ड मध्य पूर्व का सबसे बड़ा मीडिया समूह है, और ऐसे में अल जजीरा पर हमला करना जो है किसी की भी सोच से परे है। और ऐसा नहीं है कि गलती से हुआ, नहीं, आप फिर से देखिए वीडियो दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यह साफ बता रहा है कि इसराइल ने जानबूझकर प्लान करके अल जजीरा के ऑफिस पर हमला किया और इससे पता चल रहा है कि इसराइल के इरादे क्या हैं। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर भारत सरकार इस पर चुप क्यों बनी हुई है? क्योंकि देखिए, अगर तो ये दोनों पक्षों की तरफ से संघर्ष चल रहा होता जिसमें एक दोनों को बराबरी का नुकसान हो रहा तो बात समझ आती, मगर इस बार जो संघर्ष हुआ है उसमें इस्राएली सेना वहां के बच्चों औरतों पर लगातार हमले बोल रहे हैं। न जाने इतने कितने वीडियोस आ रहे हैं जिसमें गजा के अंदर इस्राएली सेना घुस रही है, परिवारों को घसीट कर बाहर ले रही है। ऐसे ढेरों वीडियो सामने हैं, इनमें से आप कई द लाइव टीवी पर देख चुके होंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर भारत सरकार इस पर खामोश क्यों है, और खामोश है तो है, उल्टा भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इसराइल का समर्थन कर रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों, क्योंकि अटल जी की सरकार आने से पहले, अटल जी की सरकार जब अटल जी 1998-99 में प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले इसराइल को इतनी तरजीह भारत में नहीं दी जाती थी। अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है, मुझे याद है इसराइल के प्रधानमंत्री भारत आए थे और उस पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था बोट क्लब और उसके आसपास, क्योंकि मुझे याद है मैं उस वक्त बीबीसी में काम कर रहा था और जब इसराइल के प्रधानमंत्री आए थे उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसराइल को लेकर एक नर्म रवैया रखता है, वो प्रो इसराइल है, मगर हम ये ना भूलें कि आज की तारीख में इसराइल के इस शक्ति प्रदर्शन का समर्थन करके, इस गुंडई का समर्थन करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अटल जी की याद को भी नुकसान पहुंचा रही है, उनकी तौहीन कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है। विश्वास नहीं हो रही ना मेरी बात पे? आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दरअसल इसराइल और फलस्तीन के बारे में, कम से कम जो गजा में जो पूरा विवाद चल रहा है इसके बारे में उस वक्त क्या कहा था जब मोरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री थे। सुनिए। यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मुद्दों को संबोधित करेंगे उसके मेरिट्स पर। मैं ये समझना चाहता हूं एक ऐसे मौके पर जब इसराइल लगातार हमला कर रहा है, फलस्तीन को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां की जनता पर
अत्याचार कर रहा है तो भारत सरकार क्यों नहीं इस पर कड़ा रुख अख्तियार करती? चलिए मैं मान लेता हूं कि आप इस्राएल की आलोचना नहीं करना चाहते, मगर कम से कम फलस्तीन को जो नुकसान पहुंच रहा है, वहां की जनता को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर तो आप कुछ कहिए। आप भूल गए कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? अटल जी ने तो साफ तौर पर कहा था कि इस्राएल को गजा की उस हिस्से को खाली करना पड़ेगा। ये अटल जी के शब्द हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अटल जी का किस तरह से तौहीन कर सकती है, बताइए। दोस्तों, आज जो दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि कोरोना को लेकर इस वक्त जो देश में जबरदस्त नुकसान हो रहा है उसे हम सकारात्मकता से भूल जाएं। मैं आपको बताऊंगा कि मोहन भागवत ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, मगर उससे पहले दोस्तों मैं कुछ खबरें आपको दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह दैनिक भास्कर की खबर है। वो क्या कह रही है कि उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे के 27 जिलों से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है और 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव। विभत्स नजारा है दोस्तों, यह है उनकी खबर। शर्मसार हुई गंगा, आपके स्क्रीन पर क्या कह रही है, क्या कह रहा है ये खबर आपके स्क्रीन पर मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गंगा की पवित्र धारा में बहकर वो मृत आत्माएं तो पवित्र हो गई, लेकिन कोरोना में मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बहती मां गंगा की धाराएं शायद यही दर्द बयां कर रही हैं कि किस तरह से गंगा जो है दूषित हो रही है। 27 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट्स किए दैनिक भास्कर में, जिसमें गंगा में कम से कम 2000 शव जो हैं वो बरामद हुए हैं। मैं ये समझना चाहता हूं मोहन भागवत से कि क्या आप ये समझते हैं कि हम फिर भी सकारात्मकता दिखाएं? और अब एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों। दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों को यह पोस्टर्स लगाने के लिए गिरफ्तार किया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और ये पोस्टर्स क्या कहते हैं? मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दिया? यानी कि आज की तारीख में वो मां बाप जो अपने मृत बच्चों के लिए शोक जतलाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे? आप वो संदेश भी नहीं देने देंगे और फिर आप देश को कहते हैं आप सकारात्मक होइए। मैं चाहता हूं कि आप सुनिए मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, क्योंकि मोहन भागवत जो कह रहे हैं 50 सेकंड का उनका यह बयान है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तथ्यों से दूर हैं, कोसों दूर है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम हार की चर्चा में बिल्कुल रस नहीं रखते, क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है। हमको जीतना है। संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्साह से, अपने वक्तृत्व से, अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्थिति पर खड़ा किया कि चाहे जो हो, हम हारेंगे नहीं, हम शरण नहीं जाएंगे, हम जीतेंगे। और वो जीते, विपरीत परिस्थिति में जीते। उस समय का डाटा अगर फीड करते कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कहता कि इंग्लैंड बेचिराग हो जाएगा। लेकिन लगातार महीना भर दिन रात बम के रेड़ों को झेलकर ब्रिटेन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं तो उस शत्रु को पूर्ण परास्त किया। दरअसल यहां पर मोहन भागवत हमें मिसाल दे रहे हैं इंग्लैंड की, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब इंग्लैंड पर जर्मनी ने हमला किया था और उस वक्त लग रहा था कि जर्मनी इंग्लैंड को हरा देगी, मगर उस वक्त प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने पूरे देश को साथ रखा। सकारात्मकता की ऊर्जा के चलते जो है उन्हें जीत हासिल हुई। मोहन भागवत जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, मगर मुझे बहुत तरस आ रहा है आपके इस बयान पर। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इंग्लैंड पर, ब्रिटेन पर हमला बाहरी हुआ था, जी हां, मगर कोरोना का जो ये दूसरा वेव है, ये जो दूसरी लहर है, कहने को ये चीन से वायरस आया है, मगर ये जो दूसरी लहर में जो लोग नुकसान का सामना कर रहे हैं वो हमारी सरकार की नाकामी की वजह से। मैं चाहता हूं मोहन भागवत मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। सवाल नंबर 1, आपने पिछले साल मार्च में इसे बड़ी आपदा घोषित कर दी थी, मगर ऑक्सीजन के टेंडर्स जारी करने में आपने 8 महीने लगा दिए, क्यों? दूसरा सवाल आपसे, जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर जीत का ऐलान कर दिया था और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीनों में कोविड टास्क फोर्स की बैठक नहीं हुई, क्यों?
और फिर आप राज्य सरकारों पर दोष मढ़ते हैं इसका। मैं यह समझना चाहता हूं क्यों इसके अलावा वैक्सीन्स को लेकर आपको सिर्फ 2 वैक्सीन्स नहीं, शुरू से ही 5 वैक्सीन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर मंगवाने चाहिए थे। आपने इतनी देरी लगा दी। आपने 5 वैक्सीन्स के लिए अभी हाल ही में 12 अप्रैल को जो है वो टेंडर्स मंगवाए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि दूसरी लहर जो है कोरोना की, भागवत जी, ये है इस सरकार की नाकामी के चलती है। कोई बाहरी हमला नहीं था, यह हमारी आंतरिक कमजोरी थी। और जब देश त्राहिमाम करता है तो आप पहली बात तो उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं जो ये कहते हैं कि मोदी जी हमारे जो वैक्सीन हैं आपने विदेशों में क्यों भेजे। दैनिक भास्कर की खबर फिर देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों। 27 जिलों में 1000 किलोमीटर में 2000 लाशें। कोई जवाबदेही है? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर हमला किया है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। जी हां, यही दैनिक भास्कर की खबर का हवाला देते हुए कि गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव पर राहुल गांधी का करारा हमला मोदी सरकार पर। और बात तो सही है ना, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो यह इज्जत दी जा रही है मां गंगा को? बताइए। यह देश इस वक्त जिसे कहते हैं ना, खतरा यह बना हुआ है कि तीसरा वेव आ सकता है, तीसरी लहर आ सकती है, मगर अब तक हम नहीं जानते कि सरकार उसकी तैयारी में क्या कर रही है। सबसे दुख की बात यह है कि शहरों में इस वक्त हालात सामान्य हो रहे हैं। दिल्ली में हालात सामान्य हो रहे हैं, मुंबई में हालात सामान्य हो रहे हैं, मगर आप गांव की तरफ जाइए, गांव में नए तरीके से विस्फोट हो रहा है। लोग बीमारी से मर रहे हैं और सरकारें उसे कोरोना का नाम नहीं दे रहे हैं। जी हां, ताकि आंकड़ों को छिपाया जा सके। इस देश की आत्मा बसती है गांव में। आप गांव में बसने वाले लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार आखिर कर कैसे सकते हैं? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने बेहद जरूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार कोरोना को लेकर थोड़ी जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देगा, क्योंकि अब तक जो उनका रवैया रहा है वो निहायत ही शर्मनाक रहा है।